बाकी स्टूडेंट अभी तक नहीं आए। पीएचसी की क्लास में कितने थे? मैम थे कुछ इतने, कितने थे? याद तो नहीं है मैम, बस ऐसे 7-8 होंगे काफी। क्या थी? क्लास नहीं हुई आपकी? जी क्लास हुई है ना अभी आपकी? जी मैम हुई है मैम, आप पहले क्लास इससे पहले वाले लिया करें, इसमें हम इतना बोर हो जाते हैं। अच्छा, ये है। दिया उस वाली अक्का मैडम वाली क्लास इतनी बोर होती है, आप वो क्लास ले लिया करें मैम। कौन सी वाली? फर्स्ट मेरी बायोकेमिस्ट्री की होती है ना। अच्छा, ये सैमसंग 6 किसका नाम है? जी सैमसंग J6 अपना नाम लिखा करें, मैम, ताकि फिर वो हम अटेंडेंस लगानी हो तो फिर आपका नाम तो हमें पता हो ना कि कौन सा स्टूडेंट क्लास ले रहा है। ठीक है, ये किसी का नाम आया हुआ है सैमसंग। ठीक है। अच्छा, तो अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कुछ याद है? आज लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ड्रग एंटागोनिज्म आपको कल मैंने पढ़ाया था, इसकी समझ आई थी? यस मैम आ गई थी, कुछ कुछ इतनी आ गई थी मैम, वो दे स्लाइड दे दिया करें। ये स्लाइड्स आपके आज आपको इंशाल्लाह मैं ईमेल कर दूंगी, सर आपको फिर दे देंगे, ठीक है। आज हमने जो है ड्रग एंटागोनिज्म भी पढ़ लिया है। मैंने आपको टर्मिनोलॉजीज, पहले एक ड्रग हमने कवर किए, 2 कर लिए मेरे ख्याल में, एंटी हाइपरटेंसिव भी कर ली है और एंटी डायरियल ड्रग भी कर ली है, ठीक है। ये जी 2 ड्रग्स हमने कवर कर लिए हैं, और आप साथ साथ याद करें, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से एमसीक्यूज भी बन सकते हैं, और ये तो शार्ट क्वेश्चन में आती जरूर है। उसमें क्लासिफिकेशन में आपसे ड्रग के नाम पूछ लेते हैं, ड्रग की यूजेस पूछ लेते हैं, उसका साइड इफेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये लाजमी आपने याद रखने हैं। फिर हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, ड्रग एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट की, ठीक है।
तो ये टर्मिनोलॉजीज भी आपने याद रखनी है। मैंने आपको कहा कि इतनी डिटेल में खैर आप याद ना करें, लेकिन आपको ये पता हो कि एगोनिस्ट की डेफिनेशन क्या है और उसकी टाइप्स क्या हैं, ठीक है। दूसरा एंटागोनिज्म क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है और उसकी टाइप्स के नाम क्या है, ठीक है। बस आप यहाँ तक याद करें, ये भी आपके लिए काफ़ी है। लेकिन याद लाजमी करना है, क्योंकि आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन होता है कंपलसरी डेफिनेशंस वाला, टर्मिनोलॉजीज वाला, उसमें एंटागोनिज्म और एगोनिस्ट की डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, ठीक है, ये छोड़ने नहीं है। के बाद जो है हमने आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स का, कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स क्या होती हैं। वो ड्रग्स जो एपिलेप्सी में यूज होती हैं, ठीक है। अब एपिलेप्सी क्या है, किसको कहा जाता है, ये मैं आपको यहाँ पे स्लाइड शेयर कर रही हूँ, आप लोग नोट कर लें, ठीक हो गया। एपिलेप्सी लिख लें, पेन कॉपी ली हुई आप लोगों ने, तो इसको लिखना शाबाश स्टार्ट करें कि एपिलेप्सी किसे कहते हैं। किसी को कुछ माइंड में है कि एपिलेप्सी कहते किसे हैं? जो बच्चों को नो मैम। सीजर्स होते हैं, जो झटके लगते हैं छोटे बच्चों को, उसको क्या कहा जाता है, एपिलेप्सी कहा जाता है। देखा है आप लोगों ने बच्चों को जो झटके लगते हैं, बड़ों को भी लगते हैं अमूमन, ठीक है। तो ये एक डिसऑर्डर है, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होता है, लिख लें इसको, इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर इन विच ब्रेन एक्टिविटी, दिख रहा है ना यहाँ पे स्लाइड पे लिखा हुआ शो हो रहा है? जी मैम हो रहा है। हाँ, लिखते जाइए। एपिलेप्सी क्या होती है, फिर हम पढ़ेंगे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पे। ऐसे तो आपको ड्रग्स की समझ नहीं आएगी जब आपको ये नहीं पता होगा कि ये डिजीज क्या होती है। इट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है इन विच ब्रेन एक्टिविटी बिकम एबनॉर्मल, ठीक है। इसमें जो है आपकी ब्रेन की एक्टिविटी क्या होती है, एबनॉर्मल हो जाती है, कॉजिंग, जिसकी वजह से क्या होता है आपको सीजर्स, काजिंग सीजर्स, सीजर्स कहते हैं झटके लगना, और पीरियड्स ऑफ अनयूजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो उसका बिहेवियर बहुत जो है चेंज हो जाता है उस बंदे का, जो कि इस बीमारी से गुजर रहा होता है। और ये क्या होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी इसको कहा जाता है। इसमें जो है एबनॉर्मल हो जाती है आपके ब्रेन की एक्टिविटी, जो है एबनॉर्मल हो जाती है, तो आपको झटके लगते हैं, ठीक है। या ऐसे ड्यूरेशन पीरियड आता है जिसमें आपका बिहेवियर जो है एबनॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एंड सम टाइम लॉस ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। लॉस ऑफ अवेयरनेस, आपका जो है आपको अवेयरनेस नहीं रहती इर्द गिर्द के माहौल की, आपको बातें भूल जाती हैं, ठीक है। आपका वियर्ड सा बिहेवियर होता है जिससे बंदे को पता चल जाता है। अच्छा, एपिलेप्टिक जब ये फिट्स पड़ते हैं, एपिलेप्टिक फिट्स भी कहा जाता है इनको, सीजर भी कहा जाता है, कन्वर्जन भी, 3-4 टर्मिनोलॉजीज एपिलेप्सी के लिए यूज होती हैं, कंफ्यूज नहीं होता। कहीं पे लिखा हुआ होता है कन्वर्जन्स, कहीं पे लिखा हुआ होता है सीजर्स, कहीं पे लिखा हुआ होता है फिट्स। तो ये तीनों चीजें जो है यही चीज शो कर रही है कि झटके लगना, ठीक है। तो उसका जो है एपिलेप्टिक फिट्स है, सीजर्स है, कन्वर्जन्स है। अब इनमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसका बिहेवियर बहुत अनयूजुअल हो जाता है। बाज़ औक़ात जो है जब उनको ये झटका लगने वाला होता है उससे पहले उनकी जो है बिहेवियर से पता चल जाता है कि इनकी तबीयत जो है वो ख़राब होने वाली है, इनको अब फिट पड़ने वाला है। और फिट पड़ने के बाद भी उनकी जो है तबीयत थोड़ी सी जो है वो अजीब सी होती है, या उनका बिहेवियर जो है बहुत अनयूजुअल सा होता है। उसको हम कहते हैं प्री एक्टल और पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन, ठीक है। प्री एक्टल कन्फ्यूजन और पोस्ट एक्टल कन्फ्यूजन। अब एपिलेप्सी जो है इसको हम एक होता है बुखार की वजह से झटके लगते हैं, होता है ना कि बुखार जब 104 पे बच्चों को चला जाता है तब भी उनको झटके लगते हैं, होता है ना, बुखार में भी लगते हैं, तो वो एपिलेप्सी नहीं होती, ठीक है। उसको हम कहते हैं फेब्राइल फिट्स, वो फेब्राइल फिट्स। और दूसरे हमारे पास होते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स,
ठीक है। एक हमारे पास आते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, एक हमारे पास आते हैं फेब्राइल फिट्स, और एक हमारे पास आते हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी जो है ये आप अनयूजुअल आपके ब्रेन की एक्टिविटी होती है, एबनॉर्मल एक्टिविटी होती है। इसमें जो है सम टाइम आपकी अवेयरनेस भी जो है वो ख़त्म हो जाती है और झटके भी लगते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? एपिलेप्सी कहा जाता है। फेब्राइल फिट्स वो होगा जब बच्चों को बुखार में लगते हैं, वो फिर जब ट्रीटमेंट उनकी होती है वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं तो फिर वो ठीक हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनको कभी नहीं लगता। ठीक है, वो फेब्राइल फिट्स ड्यू टू फीवर होते हैं। दूसरा होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स, डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर। उसमें क्या होता है कि बंदा बेहोश रहता है कई कई घंटों तक। फिर हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं कि ये इस बंदे को ये एपिलेप्सी, ये जो मिर्गी के झटके होते हैं, नाम सुना होगा आपने, एपिलेप्सी मिर्गी के झटकों को कहा जाता है, दौरों को कहा जाता है। अब हम कहते हैं कि ये इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, ये आप लोग मैसेजेस ना करें ये, वरना मैं जो मैसेजेस कर रहे हैं एक दूसरे को ना, उसको मैंने क्लास से निकाल देना है। ठीक है, मैसेजेस में ना देखूं अब आपके। इट इज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर जिसमें ब्रेन की एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, सीजर्स होते हैं और अनयूजुअल बिहेवियर होता है। डिसोसिएटिव डिसऑर्डर में जब फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं, तो इसमें आपका जो ड्यूरेशन होता है, वो पीरियड होता है, वो प्रोलॉन्ग होता है। एपिलेप्टिक फिट्स में जो झटका होता है वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, बंदा जो है कुछ 5 मिनट के लिए ब्रीफ, इसको सीजर्स कहा जाता है। ठीक है, टंग बाइट देखते हैं डॉक्टर जब आपसे हिस्ट्री लेता है एपिलेप्सी की, तो पहले पूछता है कि कितने घंटे का झटका लगा है, कितने मिनट्स लगा है। तो वो पेशेंट जैसे कहते हैं कि ये बहुत कम टाइम का था, कोई 5 मिनट थे। जो हमारा पेशेंट था इसकी जबान जो थी वो दांतों के नीचे आ गई है। ठीक है, तो दांतों के नीचे जो जबान साइड से जब आएगी, साइड से, तब हम उसको कहते हैं कि ये एपिलेप्टिक फिट था। ठीक है, फ्रोदिंग माउथ, मुंह से झाग निकलती है। यूरिन इनकॉन्टिनेंस जिसको हम कहते हैं कि यूरिनेशन उसको बेहोशी की हालत में उसकी जो है उसको स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे जो है फिर वलामात है पूछे जाते हैं, फिर कहा जाता है कि हाँ भाई ये क्या है, एपिलेप्टिक फिट है। ठीक है, आंखें ऊपर की तरफ चली जाती हैं, हाथ मुड़ जाते हैं, लेकिन ये, और उससे पहले जो है कंफ्यूजन स्टेट होती है, उसको कहते हैं प्री एक्टल कंफ्यूजन। आपका बंदा पहला थोड़ा सा जो है वो अनयूजुअल बिहेवियर शो करता है, उसके अंदर एग्रेशन आ जाता है, उसके बाद उसको फौरन से फिट पड़ता है और वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो रिकवर होता है उससे, तो फिर उसको समझ नहीं आती कि मैं कौन सी जगह पे हूँ। वो बाहर की तरफ लोगों से रश से भागता है, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं यहाँ पहले आया था नहीं आया था, क्योंकि उसको फिर कहते हैं पोस्ट एक्टल कंफ्यूजन। ठीक है, समझ आइए एपिलेप्सी की, एपिलेप्सी क्या होती है, समझ आई जी है? मैम आ गई है मैम। सिर्फ एक बंदा बैठा है, बाकी यस यस मैम, आ गई है ना मैम। मैम हर्षा कह रही है एक दफा फिर रिपीट कर दो, उसकी आवाज नहीं आ रही। उसकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, एपिलेप्सी जो है ये क्या है, हमने अभी स्टार्ट किया लेक्चर हफ्सा। पहले हमने पढ़ना है आज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स पढ़नी है। तो उससे पहले जो है मैंने कहा आपको थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए कि एपिलेप्सी क्या होती है। तो एपिलेप्सी जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसमें आपकी ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है, झटके लगते हैं, बंदे का जो बिहेवियर होगा वो अनयूजुअल होगा, और सम टाइम उसकी अवेयरनेस भी खत्म हो जाती है। फिर मैंने आपको कहा कि ये इसमें जो है सीजर लगने से पहले और लगने के बाद जो है पेशेंट की कंडीशन जो होती है, जो कंफ्यूज स्टेट होती है, उसको प्री एक्टल, लगने से पहले प्री एक्टल कंफ्यूजन कहा जाता है, और झटके के बाद की जो उसकी कंडीशन होती है उसको कहा जाता है पोस्ट एक्टल कंफ्यूजन। ठीक है, अब काजेस क्या है एपिलेप्सी के, ये लिखे काजेस, एपिलेप्सी के काजेस क्या हैं। ठीक है, वो उसकी हो गई थी काजेस लिखे इसके। हाँ, इसमें पहला है लो ऑक्सीजन। ठीक है, या लो ऑक्सीजन या लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। ठीक है, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन जब बच्चे को मिलेगी बर्थ के दौरान, तो तब भी उसके अंदर जो है ब्रेन के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग बर्थ। हेड इंजरी, ठीक है, हेड इंजरी,
that occur ठीक है ड्यूरिंग बर्थ, हेड इंजरी ठीक है ड्यूरिंग बर्थ और एक्सीडेंट ठीक है एक्सीडेंट हो जाता है और आपको हेड इंजरी लग जाती है ड्यूरिंग एडल्टहुड ठीक हो गया ड्यूरिंग एडल्टहुड यानी कि ये कभी भी हो सकती है ठीक है एपिलेप्सी कभी भी हो सकती है ये बाय बर्थ भी होती है बच्चों में जिनमें क्या होता है इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो उनके बच्चों के अंदर कुछ ब्रेन के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वो एबनॉर्मल हो जाती है उसकी वजह से उनको एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं या तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है या तो उस बंदे को कभी जिंदगी में कहीं पे हेड इंजरी हुई है और वो बहुत सवेयर थी जिसकी वजह से जो है उसका ब्रेन का कुछ पोर्शन जो है उसके ऊपर अफेक्ट पड़ा है जिसकी वजह से ब्रेन की कंडक्टिविटी एक पोर्शन की अनयूजुअल हो गई या ओवरऑल पूरे के पूरे ब्रेन की जो है एक्टिविटी पे अफेक्ट पड़ा है तो तब भी हो सकती है ये ड्यूरिंग बर्थ भी हो सकता है बच्चे गिर जाते हैं ठीक है हेड इंजरीज ड्यूरिंग बर्थ ठीक है या एक्सीडेंट ड्यूरिंग एडल्टहुड या आपका कभी जो है जिंदगी में एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें क्या होगा आपको हेड इंजरी हो और वो सवेयर टाइप की हो तो उससे आपके ब्रेन के कुछ हिस्सों पे अफेक्ट पड़े तो तब भी जो है एपिलेप्टिक फिट्स आपको पड़ सकते हैं अक्सर मरीज आते हैं कहते हैं कि ये तो हमें ये लगा था चोट लगी थी उसके बाद से जो है हमें फिट्स पड़ते हैं झटके लगते हैं या ब्रेन ट्यूमर किसी टाइम का ब्रेन ट्यूमर है तो उसकी वजह से भी है क्या होता है एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं इन्फेक्शन है कोई ब्रेन के अंदर ब्रेन ट्यूमर क्या होता है ट्यूमर कैंसर को कहा जाता है ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के अंदर अनकंट्रोल सेल्स की डिफीजन होने लग जाती है और एक मास बन जाता है लंप बन जाता है तो उसकी वजह से भी जो है क्या होता है कि आपको सीजर झटके लगते हैं ठीक है कैंसर को कहा जाता है दिमाग के कैंसर को इन्फेक्शन सच एज मेनिंजाइटिस ठीक है मेनिंजाइटिस कहते हैं कि आपकी जो मेनिंजीज है कवरिंग है ब्रेन की उसके अंदर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो इस इन्फेक्शन को मेनिंजाइटिस कहा जाता है अब इस इन्फेक्शन की वजह से भी आपको क्या हो सकता है एपिलेप्सी हो सकती है ये काजिब के आप लोग बोल क्यों रहे हैं आपकी आवाज आ रही है बोले नहीं शाबाश अपनी माइक बंद करें ठीक है लो ऑक्सीजन लेवल लैक ऑफ ऑक्सीजन इन्फेक्शन होगा मेनिंजाइटिस की वजह से ठीक हो गया आपको ब्रेन ट्यूमर हुआ है कभी जिंदगी में किसी को खुदा ना खास्ता अगर ब्रेन ट्यूमर है उसकी वजह से होते हैं या हेड इंजरी है ठीक है तो उसकी वजह से या फिर स्ट्रोक कहते हैं ब्रेन हेमरेज को भी कहा जाता है स्ट्रोक के आपका ब्रेन जब डैमेज हो जाता है या और एनी अदर टाइप ऑफ डैमेज इन ब्रेन ठीक है आपके ब्रेन के अंदर कोई डैमेज हो गया है तो उसकी वजह से भी जो है एपिलेप्टिक फिट्स जो हैं वो क्या होते हैं डेवलप हो जाते हैं ठीक है तो ये एपिलेप्सी क्या थी अनयूजुअल बिहेवियर होगा आपके ब्रेन का जिसकी वजह से आपको जो है झटके लगते हैं ठीक हो गया आपकी सम टाइम अवेयरनेस भी खत्म हो जाती है तो उसके कई काजेज हैं ऑक्सीजन का लेवल कम है लैक ऑफ ऑक्सीजन है ड्यूरिंग बर्थ हेड इंजरी हुई है किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो या मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन मेनिंजाइटिस सिरसाम को कहा जाता है ये जो आपका ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है गर्दन तोड़ बुखार को कहा जाता है अक्सर मोस्टली इस तरह ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए कि बुखार इसके सर पे चढ़ गया तो असल में क्या होता है मेनिंजाइटिस एक इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से आपकी नेक स्टिफ हो जाती है आपकी बैक स्टिफ हो जाती है तो वो एक बैक्टीरिया है जो कि आपकी जो वायरस है वो क्या करता है कि इन्वेड कर जाता है आपकी ब्रेन के अंदर और वो आपकी जो ब्रेन की कवरिंग है प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेनिंजीज उसके अंदर क्या कर देता है इन्फेक्शन काज कर देता है इन्फेक्शन होने की वजह से उसकी परमिटिविटी इंक्रीज हो जाती है जिसकी वजह से वो कोई भी चीज हम कहते हैं ना ब्लड ब्रेन बैरियर सेलेक्टिव सी एक मेम्ब्रेन होती है जिसमें से सिर्फ सिलेक्टिव कंपोनेंट जो है वो पास आउट हो सकते हैं तो मेनिंजाइटिस की वजह से उसकी परमिटिविटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और बैक्टीरिया जो है इजीली आपके ब्रेन के अंदर पास आउट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये इन्फेक्शन होता है अब ये जो इन्फेक्शन है इसकी वजह से भी एपिलेप्टिक फिट्स डेवलप होते हैं और स्ट्रोक या अगर आपके ब्रेन के अंदर मैम ये नाइजेरिया मेनिंजाइटिस जो होता है नाइजेरिया मेनिंजाइटिस ये एक ही है
हाँ, वो बैक्टीरिया का नाम है। इसी को कहते हैं। हाँ, बैक्टीरिया जो कि काज कर रहा है उसको कहते हैं, और ये डिजीज है मेनिंजाइटिस जो वो बैक्टीरिया काज करता है। ठीक है, नाइजीरिया में यस मैम, शुक्र है अब आपको मेरी आवाज आ रही है। आ गई है। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया ओके मैम। हाँ, एपिलेप्सी यहाँ तक हो गया। अब टॉपिक की तरफ आते हैं, ड्रग की क्लासिफिकेशन की तरफ, कि ड्रग की क्लासिफिकेशन किस तरह हमने करनी है। ये अच्छा, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? ड्रग यूज इन एपिलेप्सी, वो दवाइयाँ जो एपिलेप्सी के अंदर यूज की जाती हैं उनको हम कहते हैं एंटी एपिलेप्टिक्स। एंटी एपिलेप्टिक्स, ठीक है, एंटी, ठीक हो गया, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं, डिफरेंट इसकी क्लासिफिकेशन है। नजर आ रहा है ये पेज नजर आ रहा है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, ड्रग यूज इन पार्शियल सीजर्स एंड जनरलाइज्ड सीजर्स। पार्शियल सीजर्स एंड जनरलाइज्ड सीजर्स की वो टॉपिक नोट किया है जो मैंने एपिलेप्सी वाला लिखा है आपको अभी? यस मैम। वो नोट किया है ना? आप पार्शियल यस मैम। सीजर्स और जनरलाइज्ड सीजर्स की हेडिंग दें। ठीक है, मैं ये नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिखवाती हूँ, पार्शियल सीजर्स और जनरलाइज्ड सीजर्स। अब हम जो झटके हैं जो लगते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट टाइप्स के अंदर। एक हमारे पास होते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर्स, एक होते हैं जनरलाइज्ड सीजर्स, ठीक है, एक होते हैं पार्शियल सीजर्स। तो ये होते क्या हैं, तो उसके अंदर फिर हमारी ड्रग्स डिफरेंट होती हैं कि कौन सी दवाई हमने पार्शियल सीजर में देनी है, कौन सी दवाई हमने जो है वो जनरलाइज्ड सीजर्स के अंदर देनी है। तो लिख लें, टाइप्स ऑफ एपिलेप्टिक्स फिट्स, एपिलेप्टिक फिट्स, ठीक है, टाइप ऑफ एपिलेप्टिक फिट्स। इसमें पहला आ गया पार्शियल सीजर्स, मैम जो मिर्गी की बीमारी होती है जी वो एपिलेप्टिक है? हाँ, मिर्गी एपिलेप्टिक, ओके। ठीक है, जनरलाइज्ड यस मैम। टोनिक क्लोनिक सीजर्स। मैंने अभी बताया, सीजर्स लिखा हुआ हो, फिट्स लिखा हुआ हो, कन्वर्जन्स लिखा हुआ हो, घबराना नहीं है, सबका एक ही मतलब है, झटके लगना। ठीक है, सीजर्स हम फिट्स भी कहते हैं, सीजर्स भी कहते हैं, कन्वर्जन्स भी कहते हैं, लेकिन साथ में जब आप एपिलेप्टिक लगाएंगे इट मीन्स आप एपिलेप्सी की बात कर रहे हो। ठीक हो गया? तो अब जो है पार्शियल सीजर्स क्या होते हैं? पार्शियल सीजर्स मैम जो फेल होने पे झटका लगता है वो कौन सा झटका होता है? जी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम जो फेल होने पे झटका लगता है वो कौन सा होता है? जो किसके बाद लगता है, ऊंचा बोले। फेल होने के बाद जो झटका लगता है, ये पूछ रहे जी हैं? मैम। अच्छा, कि अभी तक उसको कौन सा? साइंटिफिक स्टडी नहीं है। वो झटके क्यों लगते हैं, वो तो आपके पढ़ने की ना पढ़ने की वजह से होते हैं। पढ़ेंगे नहीं तो फिर झटका कैसा लगना है आपको? आपको तो पता होगा कि मैंने फेल ही होना है। पार्शियल सीजर्स जो हैं, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, जब इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस जो है वो लिमिटेड होगी एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर, तो तब क्या कहेंगे हम उसको? पार्शियल सीजर कहेंगे। इज लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस मींस मैम ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब व्हेन इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस, हम क्या कहते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी होती है ब्रेन की, ठीक है, जो फ्लो होते हैं, हमारा जो न्यूरॉन्स है उनके अंदर जो ट्रांसमिशन होती है एक दूसरे को, क्या करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से निकल रहा है, पोस्ट पे जाके अपने रिसेप्टर पे बाउंड कर रहा है, वो जो कंडक्शन का फिनोमेना होता है, इम्पल्सेस जो
जनरेट हो रही होती है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है हमारे ब्रेन की, ठीक है। वो एक स्पेसिफिक अपने इलेक्ट्रिकल उनकी पोटेंशियल होती है, उसके ऊपर वो फ्लो कर रहे होते हैं, समझ आ रही है। उनकी अपनी एक स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है। अब वो फ्लो के अंदर जब डिस्टरबेंस आ जाएगी, ठीक है, आपका वो फ्लो जब डिस्टर्ब हो जाएगा, एपिलेप्टिक जो पेशेंट होते हैं उनकी कंडक्टिविटी एबनॉर्मली हाई हो जाती है, ठीक है। वो ब्रेन के अंदर वो मैसेजेस जो है वो डिस्टरबेंस जब होती है और वो सही से क्रिएट नहीं कर पाते और उसको जो है प्रोसीड नहीं कर प्रोसेस नहीं कर पाते उनको, तब वो क्या होता है, उनको झटके लगते हैं, ठीक है। उनकी जब इलेक्ट्रिकल ओके मैम। एक्टिविटी एबनॉर्मल हो जाती है, अब वो एबनॉर्मल कहाँ पे हो रही है, हम पार्शियल सीजर्स की बात करें, पार्शियल मतलब हाफ, ठीक है। पार्शियल का क्या मतलब है, हाफ। जब उसके हम यहाँ से बात जाहिर हो गई है कि एक स्पेसिफिक रीजन अफेक्टेड होगा, ठीक हो गया। when the electrical disturbance is specific is limited to a specific area, ठीक है, आप वन सेरिब्रल हेमिस्फेयर, ठीक है, एक दिमाग के एक हिस्से की तरफ जब वो स्पेसिफिक हो जाएगा तब हम क्या कहेंगे कि ये जो है पार्शियल सीजर्स हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर डिस्टरबेंस सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर पड़ी है, तब हम उसको कहेंगे कि ये जो सीजर्स इसको लग रहे हैं ये पार्शियल टाइप के सीजर्स हैं। और ये आपको कब पता चलता है, जब उनकी एमआरआई सीटी स्कैन किया जाता है, ठीक है। थ्रू एमआरआई सीटी स्कैन उनकी जो विजुअलाइज करते हैं ब्रेन के रीजन को, देखते हैं कि इसका तो हाफ ब्रेन का जो है कंडक्टिविटी जो है एबनॉर्मल शो हो रही है, उनको सारा उसी के अंदर दिख जाता है। डॉक्टर्स जो होते हैं जब वो डायग्नोज करते हैं उसके बाद वो कहते हैं हाँ आपके बच्चे को जो है सीजर्स हैं, और सीजर इस किस्म के हैं। फिर उस पार्शियल सीजर की जो है अपनी डोज होती है, अपनी दवाइयाँ होती हैं जो उनको देनी होती है। जनरलाइज की डिफरेंट होंगी, टोनिक क्लोनिक की डिफरेंट होंगी। अगर ड्रग सेम भी होंगी तो डोज डिफरेंट होगा हर बीमारी का, पार्शियल का सेपरेट होगा, जनरलाइज का सेपरेट होगा, टोनिक क्लोनिक का सेपरेट होगा, ठीक हो गया, समझ आ रही है। यस मैम। सिर्फ आपको वही यस मैम। बता रही हूँ एपिलेप्सी की जो जिनकी क्लासिफिकेशन आपकी बुक के अंदर लिखी हुई है। अब जो है जनरलाइज सीजर्स कौन से होंगे, ठीक हो गया। अब ये लिखें, वो वाला लिख लिया है तो जनरलाइज सीजर्स जो है नाम से जाहिर है, पार्शियल जो है वो लोकलाइज होता है, एक स्पेसिफिक एरिया के ऊपर होंगे। जनरलाइज क्या होंगे कि आपके पूरा जो है एरिया जब कवर्ड हो जाएगा, ठीक है। अक्कर occurs when abnormal electrical conductivity causing seizures begin in both halves, ब्रैकेट में लिख लें हेमिस्फेयर्स। हेमिस्फेयर क्या होते हैं, जब हम ब्रेन को दो हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, हेमिस्फेयर्स ऑफ ब्रेन एट द सेम टाइम। जनरलाइज सीजर कहते हैं वो सीजर्स होंगे जब एबनॉर्मल कंडक्टिविटी होगी आपके ब्रेन के दोनों हिस्सों में एक ही वक्त में, ठीक है, दोनों हिस्सों के अंदर एबनॉर्मल जब कंडक्टिविटी होगी तब हम कहेंगे कि ये जनरलाइज सीजर्स हैं, ठीक है। आपके दोनों जो हैं ब्रेन के पार्ट्स अफेक्टेड हैं और उनमें जो है एबनॉर्मल कंडक्टिविटी हो रही है, तो उन सीजर्स को कहा जाता है जनरलाइज सीजर्स। समझ आ गई है इसकी, यस मैम। ठीक है। जनरलाइज सीजर मैम थ्रू एमआरआई पता चलेगा कि पार्शियल है या जनरलाइज है? सिटी ब्रेन किया जाता है, सिटी ब्रेन किया। ओके मैम। इसका हमारे पास और कोई भी डायग्नोसिस नहीं है। मोस्टली जो है आपकी जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड डिजीजेज हैं, ठीक है, ब्रेन से, चाहे वो आपकी बाइपोलर डिसऑर्डर है, चाहे वो आपकी जो है शाइजोफ्रेनिया है या साइकोजेनिक कोई डिसऑर्डर है, तो उसमें क्या होती है, इनकी डायग्नोसिस जो है वो यही सिटी ब्रेन से ही की जाती है। उसके अलावा कोई हमारे पास ऐसा
डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ठीक है, कि ब्रेन का हम जो है ब्लड टेस्ट कर लें और उससे हमें पता चल जाए कि ब्रेन की कंडक्टिविटी कैसे हो रही है, नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट वे से हम पता चला सकते हैं। डिप्रेशन जैसे डिजीज है, एंजाइटी जैसी डिजीज है, तो इनका क्या होता है कि हम पेशेंट से उनके सिम्टम्स पूछते हैं, उसी की बिहाफ पे उनकी ट्रीटमेंट की जाती है, ठीक है। अगर हम कोई ब्लड टेस्ट लिख के भी देते हैं तो वो इनडायरेक्ट वे होता है। अगर आपका पेशेंट पहले से क्रिटिकल किसी कंडीशन में है, उसको ब्लड प्रेशर हाई है, किडनी प्रॉब्लम है या थायराइड्स हैं, ठीक है, थायराइड वाले पेशेंट तो जाहिर है उनमें तो डिप्रेशन होगा लाजमी, क्योंकि वो इतनी बीमारियों के साथ सर्वाइव कर रहा होता है। तो फिर हम इनडायरेक्टली जो है वो टेस्ट करके तो हम कहते हैं मे बी इसको हो सकता है। तो ये कोई डायरेक्ट प्रोसीजर इसका ब्लड टेस्ट का नहीं होता। सिटी ब्रेन जो है इसका इफेक्टिव वे है जानने के लिए। तो जनरलाइज सीजर हो गए, पार्शियल सीजर्स हो गए, और अब नेक्स्ट जो है वो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हैं। लिखें अब इसको, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स यूजली both sides of brain, ठीक है, but can start in one side and spread, ठीक है, the whole brain। ओरिजिनेट एक साइड से होंगी लेकिन फिर आपके पूरे ब्रेन को कवर कर लेंगी वो नॉर्मल कंडक्टिविटी जो कंडक्शन हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, ठीक है। जो स्टार्ट जो है एक साइड से होंगी लेकिन वो पूरे आपके ब्रेन के अंदर स्प्रेड हो जाएंगे, उनको टॉनिक क्लॉनिक सीजर कहा जाता है। समझ आइए इसकी? आज वाला थोड़ा बहुत इजी था। थोड़ा बहुत इजी है। यस और पता है यस मैम समझ आ गई है। ये जो लेकिन है इस बता वो तो ये जो पोर्शन है एंटी एपिलेप्टिक्स का और ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी ड्रग्स हैं, साइकोटिक ड्रग्स हैं या सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं, जो भी हैं, एपिलेप्टिक है या साइको, ये सबसे ज्यादा टफ है। जो आप पहले टॉपिक पढ़ रहे हो वो तो बहुत इजी है। मैम उनकी तो मैम समझ ये नहीं आ बहुत इजी है। रही है। ये इजी इसलिए आपको लग रहा है, इसमें पहले मैंने आपको सारी डिजीज के बारे में बताया है, कि अभी मैं क्लासिफिकेशन पे नहीं गई हूँ, जो आपकी मेन टॉपिक है मैं उस पर नहीं गई हूँ। पहले आपको सिर्फ ड्रग का बता रही हूँ कि आपको पता चल जाए कि एपिलेप्सी होती क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, फिर मैं ड्रग पे जाऊंगी। जब वहां जाऊंगी ना फिर आप कहेंगे कि आप मुश्किल हो रहा है, तो ठीक है। चलिए मैम बच्चों को डराए नहीं ना, इजी है बस। अच्छी बात है, अच्छी बात है, समझ आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब जो है हमारे पास ये हो गई एपिलेप्सी क्या होती है और एपिलेप्सी की टाइप्स क्या होती हैं, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं क्लासिफिकेशन पे, ठीक हो गया। मैम टाइम ओवर है। मैम ये जो अगर वन साइड पर स्टार्ट होगी जी तो वन साइड जो होगी तो वो पार्शियल में नहीं आ जाएगा? अब पार्शियल का क्या होगा, पार्शियल एक स्पेसिफिक एरिया जो है वो उसका कंफाइंड होगा, वो दूसरे तक जाएगी नहीं। टॉनिक क्लॉनिक क्या होता है, स्टार्ट होते हैं फिर आपके पूरे ब्रेन में फैल जाते हैं, ठीक ओके है। मैम। एक रीजन से यस ओरिजिनेट मैम। करके फिर पूरे ब्रेन को कवर कर लेते हैं, उनको टॉनिक क्लॉनिक कहा जाता है। पार्शियल तो एक ही स्पेसिफिक एरिया को डैमेज कर रही होंगी, दूसरे की तरफ जाती भी नहीं है, ठीक है। कंडक्टिविटी सिर्फ एक पार्ट की एडवांटेज होगी। ये ओवरव्यू ऐसे कर लेते हैं, 8 मिनट रहते हैं आपके, फिर कल इसको स्टडी करेंगे, क्लासिफिकेशन डीप में कल जाएंगे। ड्रग यूज इन पार्शियल सीजर्स, पहली हेडिंग दी हुई है कि पार्शियल सीजर्स के अंदर जो दवाइयाँ यूज होती हैं, जनरलाइज एंड टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स, तो यहाँ पे उन दवाइयों के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिर ड्रग यूज इन जनरलाइज सीजर अदर देन जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक सीजर, तो सिर्फ जो जनरलाइज के अंदर यूज हो रही हैं अदर देन टॉनिक क्लॉनिक। जनरलाइज होगा, जनरलाइज क्यों होगा, क्योंकि वो पूरे ब्रेन को कवर कर रहा है। टॉनिक क्लॉनिक सीजर एक पार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है और 2 एरियाज को उसने कवर कर लिया है, तो उसमें जो है हम कौन सी दवाइयाँ देती हैं फिर उनके नाम लिखे हुए हैं, ठीक है।
फिर दूसरी जो क्लासिफिकेशन यहाँ पर बस ये एंड हो गई है, आपके पास सिर्फ दो हैं, एक जो है पार्शियल है और जनरलाइज, दोनों के अंदर जो दवाइयाँ यूज हो रही हैं। दूसरी सिर्फ जो टॉनिक क्लोनिक और जनरलाइज है, तो उसमें कौन सी मेडिकेशन हम देते हैं ये फिर कल फिर एक्सप्लेन मैं आपको कराऊंगी, और इसके साथ हम ड्रग भी कवर कर लेंगे। और ये मैं अभी आपको सर को ईमेल कर दूंगी, फिर सर आपको दे देंगे ये टॉपिक्स जो हैं, आप फिर कल से स्टडी करके आया करें। ऐसे तो आप सबके पास बहाना होता है कि स्लाइड्स नहीं है और टॉपिक जो है चेंज है, तो हम क्या पढ़ें। ये उस बुक में है, वही तो मैम, पहले वाले भी स्लाइड हमारे पास बिल्कुल भी नहीं थे मैम, एक भी स्लाइड हमारे पास नहीं पहुंची। मैंने एक ही उसमें सारा का सारा बनाया हुआ है, जितना आपको Yes, पढ़ाती हूँ ना वो एक ही स्लाइड में होता है, तो आपको ये सर फिर इंशाल्लाह दे देंगे। दूसरा ये है कि उस बुक में ये टॉपिक है एपिलेप्सी वाला। मैम अभी तक तो नहीं देखा, मैंने तो नहीं देखा। बुक नहीं देखी हमने। नो मैम बुक में नहीं है, बुक नहीं है। जस्ट बुक ये लिखा नहीं हुआ पढ़ते। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, बस उसके नीचे क्लासिफिकेशन है। अच्छा, इसके बाद जो है, इनके बाद मैं आपको एंटीबायोटिक स्टार्ट कराऊंगी और फिर हम जो है वो पढ़ेंगे एनसेड्स को दोबारा स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है। एनसेड्स एस्प्रिन वाली आपने पढ़ी थी पहले, नो मैम। मैम फिर वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एस्प्रिन जो है वो कंपलसरी है, वो आपके हर पेपर में ड्रग आई हुई है। और एंटीबायोटिक में से भी एक ड्रग लाजमी आती है, एंटीबायोटिक्स में वो कोई भी उठा के दे देते हैं, तो एंटीबायोटिक की जितनी भी क्लासिफिकेशन है उसकी एक एक ड्रग आपको पढ़ा दूंगी ताकि आपको मैकेनिज्म और यूजेज उनके पता चल जाएं, ठीक है। तो इसके बाद इंशाल्लाह पहले एंटीबायोटिक, सही है फिर मैम। एनसेट्स की तरफ जाएंगे। मैं थोड़ा अफ़ा को भी, ठीक है। मैडम को भी वो पिलाएं, अपना जूता पिलाएं। ऑनलाइन क्लासेस हैं ये, आप वो मैम थोड़ा अफ़ा मैडम को भी झूठा पिलाएं अपना वाला, क्यों क्या हुआ? जरा भी समझ नहीं आती, बस बोरिंग हो रही आ रहे हैं हम। असल में ना आप लोग इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे, 9 टीचर है ना, उनका थोड़ा मेथड हर टीचर का अपना। मैम इंटरेस्ट हो ही नहीं रहा, तो कैसे हम इंटरेस्ट लें। वो पीएचसी जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो टॉपिक बहुत ज्यादा ड्राई है, वो एक टॉपिक तो हाई है, दूसरा से पढ़ाने का अंदाज ही मैम हमें समझ ड्राई नहीं आ रहा उसका। इसलिए भी है क्योंकि उसमें ना आपको हमें तो लग रहा है जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रही है वो। नहीं मैम, मतलब उसके पढ़ाने मेथड इस तरह है ना कि हमें समझ नहीं आती है। अब इस तरह आपसे भी तो हम पढ़ रहे हैं ना, आपकी तो हमें सारी समझ आ जाती है, ये उनकी नहीं आती। कौन है जिसने बात को इतना लंबा करके एक्सप्लेन किया? इरफान तो नहीं है? इरफान, मैम इरफान है, नई एंट्री हुई है। अच्छा इरफान, पहले क्लासेस मेरी ली हैं जो आज इतना बोल रहे हो? यस मैम, सारी। कौन सी ली है? मैंने तो आज मैम सेकंड डे इसका। अच्छा चले ठीक है, फिर ये मैंने क्लास कहा चलो अच्छा। ठीक है। आज की इतनी क्लास है आपकी, काफी है, 4 मिनट रह गए हैं, तो ये आप लोगों को मैं टॉपिक 4 मिनट, हमारे पास तो सर को 11 हो गए। कर देती हूँ, सर आपको दे देंगे, ठीक हो गया। बस यहीं पे क्लास में एंड कर रही हूँ आपकी, फिर इंशाल्लाह यस, कल कल होगी। झूठा पिलाएं मैडम। ठीक है मैम, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।